कहानी की डोरी में आज आप सुनने वाले हैं ब्रिटिश आगमन से स्वतंत्रता की ओर भारत का इतिहास। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक छोटे से व्यापारिक संगठन के रूप में स्थापित हुई थी। इसका उद्देश्य भारत और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करना था। शुरुआत में कंपनी ने भारत के तटीय क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, जिनमें सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता शामिल थे। ये कंपनी मसाले, कपड़ा, चाय और अन्य व्यापारिक वस्तुओं के व्यापार में संलग्न थी। लेकिन धीरे धीरे इसने एक व्यापारिक संगठन से अधिक शक्ति संपन्न संगठन का रूप धारण कर लिया। कंपनी का भारत आगमन। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 AD में हुई थी, जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे एक शाही चार्टर प्रदान किया था। इस चार्टर के तहत कंपनी को भारत और पूर्वी एशिया के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार मिला। उस समय भारत मुगल साम्राज्य के अधीन था और मुगल शासक कंपनी के साथ व्यापारिक समझौतों के लिए तैयार थे। शुरुआत में कंपनी ने व्यापारिक चौकियां स्थापित कीं और धीरे धीरे व्यापार का विस्तार किया। कंपनी ने भारतीय शासकों से समझौते किए और कुछ इलाकों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। ये व्यापारिक चौकियां जल्द ही व्यापारिक केंद्रों में बदल गईं और कंपनी का प्रभाव बढ़ने लगा। पलासी का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तब उजागर हुईं जब 1757 में पलासी के युद्ध में कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया। ये युद्ध बंगाल के नवाब और कंपनी के बीच लड़ा गया था। मीर जाफर, जो सिराज-उद-दौला का प्रधान सेनापति था, उसने कंपनी का साथ दिया और सिराज-उद-दौला के साथ विश्वासघात किया। कंपनी के अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव ने भारतीय सैनिकों को खरीदा और युद्ध में जीत हासिल की। इस जीत ने कंपनी को बंगाल पर राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करने की अनुमति दी। पलासी के युद्ध ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल एक व्यापारिक संगठन से अधिक शक्तिशाली बनाकर एक राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। भारत पर नियंत्रण। पलासी के युद्ध के बाद कंपनी ने अपने नियंत्रण को और मजबूत किया। कंपनी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में विस्तार किया और कई भारतीय रियासतों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। 1764 के बक्सर के युद्ध में कंपनी ने बंगाल, अवध और मुगल सम्राट को हराया और कंपनी की शक्ति को और बढ़ावा मिला। इसके बाद कंपनी ने 1765 में बंगाल का दीवानी अधिकार प्राप्त किया, जिससे उसे पूरे बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कर वसूलने का अधिकार मिल गया। कंपनी का शोषण और भारतीय समाज पर प्रभाव। जैसे जैसे कंपनी का नियंत्रण बढ़ा, वैसे वैसे उसका शोषण भी बढ़ता गया। कंपनी ने भारतीय किसानों और व्यापारियों पर भारी कर लगाए और उनकी संपत्ति का शोषण किया। कंपनी का उद्देश्य केवल अपने मुनाफे को बढ़ाना था और इसके लिए उसने भारतीय समाज की परवाह नहीं की। भारतीय उद्योग धंधे, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग, बर्बाद हो गए क्योंकि कंपनी ने ब्रिटिश उत्पादों को बढ़ावा दिया और भारतीय उत्पादों को दबाया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई और गरीबी बढ़ी। कंपनी के खिलाफ विद्रोह। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ समय समय पर कई विद्रोह हुए, जिनमें स्थानीय राजाओं, जमींदारों और जनता ने कंपनी की नीतियों और अत्याचारों का विरोध किया। ये विद्रोह मुख्य रूप से कंपनी की आर्थिक शोषण, भेदभावपूर्ण नीतियों और स्थानीय संस्कृति एवं धार्मिक मान्यताओं के प्रति अनादर के कारण हुए। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह था, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत के रूप में देखा जाता है। इस विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी, जहां भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ बगावत कर दी। विद्रोह का कारण इनफील्ड राइफल था, जिसके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का उपयोग किया गया था। ये विद्रोह जल्द ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया, जिसमें कई राजाओं, जमींदारों और आम जनता ने हिस्सा लिया। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कठोरता से दबा दिया, लेकिन इसने भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की चिंगारी जला दी। नील विद्रोह 1860। बंगाल में नील किसानों ने ब्रिटिश नील व्यापारियों के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। किसानों को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी भूमि पर नील की खेती करें, लेकिन उन्हें इसके बदले बहुत कम या कोई भुगतान नहीं मिलता था। नील विद्रोह ने अंग्रेजों को किसानों की स्थिति में सुधार के लिए मजबूर किया
और ये विद्रोह बंगाल के कृषक आंदोलन की नींव बना। खिलाफत आंदोलन 1919। ये आंदोलन मुख्य रूप से भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा की सत्ता बहाल करना था। ये आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के साथ जुड़ गया, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। हालांकि तुर्की में खलीफा की समाप्ति के बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। असहयोग आंदोलन 1920। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया असहयोग आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन था। गांधी जी ने जनता से अपील की कि वे ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करें, सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दें और ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करें। इस आंदोलन में लाखों भारतीय शामिल हुए और अंग्रेजों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। ये आंदोलन भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश कानूनों का अहिंसात्मक तरीके से उल्लंघन करना था। इस आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के दांडी मार्च से हुई, जिसमें उन्होंने नमक कानून तोड़ा। इस आंदोलन में लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के कानूनों का उल्लंघन किया और कई लोग गिरफ्तार किए गए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम और सबसे बड़ा जन आंदोलन था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को मुंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो का नारा दिया गया। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया, जिसके बाद पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ भारी विद्रोह हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन जब चरम पर था, सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अलग रास्ता चुना। आजाद हिंद फौज का गठन करते हुए उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी का विश्वास था कि सशस्त्र संघर्ष ही भारत को स्वतंत्रता दिला सकता है। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने हजारों लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन आंदोलन ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत 1858 में ही हो गया था, जब 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन सीधे अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद भारत में कंपनी का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं रहा। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली, तब तक ब्रिटिश शासन का अंत हो चुका था और देश आजाद हुआ। भारत की आजादी के साथ ही ब्रिटिश साम्राज्य का भी अंत हो गया, जिसने 2 सदियों तक भारत पर शासन किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के इतिहास पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। इसने भारतीय समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव छोड़ा। कंपनी के अधीन भारत में अत्याचार और शोषण की घटनाएं बढ़ी, लेकिन इसी कंपनी ने भारत में आधुनिक प्रशासनिक ढांचे की नींव भी रखी। ब्रिटिश शासन की नींव रखने वाली इस कंपनी का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन इसकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में याद की जाती है। Subscribe our channel to get more stories.